नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारत के भूगोल में देखेंगे हिमालय भू आकृतिक प्रदेश को, यानी कि हिमालय क्षेत्र को देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देख लिया था, पठार के बारे में देख लिया था। इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि पठार की उत्पत्ति क्या हुई, कब हुई है, संरचना उसकी कैसी है, तो उसके बारे में हमने पूरा देख लिया था। फिर पठार के जो विभिन्न भाग हैं प्रदेश, उनको देखा था। उसके बाद जो पठारी क्षेत्र है उन पे जो पाए जाने वाले जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हिमालय क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे हम मुख्य रूप से कि हिमालय क्षेत्र क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है, उसमें कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आप अपना एक नोट जो तैयार करके रखिएगा और जो कुछ प्रमुख पर्वत वगैरह हैं उनको भी नाम याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं लिखते कैसे हैं। तो हिमालय भूआकृतिक प्रदेश के बारे में पहले देख लेते है ये क्या। तो ध्रुवीय भागों से बाहर, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र जो है ना, जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो ध्रुवीय क्षेत्र में की खास बात क्या है, वहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय भागों से बाहर सबसे अधिक जो है ग्लेशियर का विस्तार अगर कहीं है तो कहाँ है, इसी क्षेत्र में, यानी हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे ही जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि कितने लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। तो आपको पता है इस तरह से जो है पूरा हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये फैक्ट डालना पड़ेगा कि इसकी पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। फिर इसकी उत्पत्ति जो है अल्पाइन पर्वत निर्माण हलचल से हुई है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख भी लिया था कि जो हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति जो है अल्पाइन पर्वत निर्माण हलचल से हुई थी। फिर इसकी तीनों पर्वत श्रेणियां जो है विभिन्न समय बिंदुओं पर बनी हैं, ये भी हमने देख लिया था। तो पहला जो वृहत हिमालय जो है, यानी कि आप देखेंगे तो पाएंगे हिमालय की जो है 3 श्रेणियां मुख्य रूप से ऐसे जो है समानांतर रूप से फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये जो पहली वाली है उसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालय, यानी कि वृहत हिमालय बोलते हैं। दूसरे वाले का नाम है लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय बोलते हैं। और जो तीसरी सबसे जो दक्षिण में है उसका नाम क्या है, शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय इसको बोलते हैं। तो तीनों जो है अलग अलग टाइम पे बनी थी। जो वृहत हिमालय ने जो ग्रेट हिमालय है वो कब बना था, वो बना था क्रिटेशियस युग से बनना स्टार्ट हुआ था और ओलिगोसीन युग तक बना था, यानी कि ये टाइम पीरियड है। तो अगर आप लिख रहे हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि वृहत हिमालय जो है कब बना, तो क्रिटेशियस युग से बनना स्टार्ट हुआ और ओलिगोसीन युग तक बना ये। फिर मध्य हिमालय कब बना, तो ये मध्य हिमालय जो बना था वो मायोसीन युग में बना था। जो मध्य हिमालय यानी सेकंड नंबर का ये श्रृंखला हो गई, यानी मध्य हिमालय, तो ये कब बनना स्टार्ट हुआ था, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है, तो मायोसीन युग। और जो तीसरा जो शिवालिक हिमालय यानी सबसे लास्ट सीधा दक्षिण में है जो, तो शिवालिक हिमालय कब बना, ये प्लायो प्लेस्टोसीन युग में बना। तो इनका टाइम पीरियड भी हमें याद होना चाहिए। अगर आप मेंस लिख रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है, तो इनका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हिमालय पर्वत है उसका विभाजन देख लेते हैं, उसको कितने भागों में कितने तरह से बांटा सकता है। तो पहले हम देख लेंगे कि हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो प्रादेशिक विभाजन का मतलब प्रदेशों के रूप में हम उसको डिवाइड करेंगे। और ये जो प्रादेशिक विभाजन जो किसने दिया था, सर सिडनी बुरार्ड ने। ठीक है, सर सिडनी बुरार्ड एक विद्वान का नाम है। इनके अनुसार जो है इन्होंने हिमालय प्रदेश को जो है 4 भागों में बांटा, यानी कि 4 प्रादेशिक भागों में इसको बांटा। अब ये किसके आधार पर किया था इन्होंने नदियों का आधार लिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रादेशिक विभाजन कीजिए, तो सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा जो 4 विभाजन दिए गए हैं उनके बारे में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने पे कम, क्योंकि हम शॉर्ट में लिख के रखेंगे अपने नोट्स में ताकि हम उसको आगे एक्सप्लेन कर सकें। एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि हिमालय के पश्चिमी हिस्से में देखेंगे सिंधु नदी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे पूर्व में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा मुख्य नदी है यहाँ पर एक। इन्हीं दो नदियों के बीच में जो अन्य नदियां हैं, एक नदी आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी काली नदी हो गई ये। यहाँ पे ये कौन सी नदी है, सतलुज नदी।
और एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो उसमें आप ये फिगर जरूर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो आसानी से आप उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंधु, फिर दूसरी नदी कौन सी आएगी, सतलुज नदी आएगी। फिर उसके बाद काली नदी आएगी। फिर उसके बाद तिस्ता नदी आएगी। तिस्ता नदी के बाद कौन सा आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। अब देखिए सिंधु से सतलुज के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सिंधु नदी जो है वहाँ पे नंगा पर्वत आपको मिलेगा। ये पीटी में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में आया भी था 2020 वाले में कि नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो ये भारत में ही स्थित है। नंगा पर्वत जो पश्चिमी क्षेत्र एकदम है भारत का, वहाँ पे मिलेगा आपको ये। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126। तो आपको ऊंचाई तो याद नहीं रहेगी, बस आप याद कर लीजिए कि नंगा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई 8000 से अधिक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो सिंधु नदी से ले करके सतलुज नदी के बीच जो एरिया मतलब लंबाई इसकी है कितनी है, 560 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो पहला विभाजन क्या हो गया, पंजाब हिमालय। दूसरा विभाजन क्या हो गया, कुमायूं हिमालय। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पंजाब हिमालय में इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कश्मीर में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है मुख्य रूप से। आगे जो है कुमायूं हिमालय पड़ेगा। तो सतलुज नदी से ले करके काली नदी जो है, ये इनके बीच के क्षेत्र को क्या बोला उन्होंने, कुमायूं हिमालय बोला। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे कौन सी छोटी प्रमुख है, वो नंदा देवी है, ये आपको पता होगा, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। फिर अगला जो बताया उन्होंने कौन सा बताया, तीसरा नेपाल हिमालय बताया। नेपाल हिमालय किसके बीच पड़ेगा, काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी के बीच में इसको बोला उन्होंने नेपाल हिमालय। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 800 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इसको बोलते हैं असम हिमालय। असम के क्षेत्र में पड़ेगा, मुख्य रूप से यहाँ पे असम राज्य का विस्तार है, इसलिए इसका नाम रखा गया है असम हिमालय। और इसकी जो लंबाई है कितनी है, 750 किलोमीटर जो है पश्चिम से पूर्व लंबाई में ये फैला हुआ है। और किसके बीच में, तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। और ब्रह्मपुत्र जहाँ से निकलती है, मुड़ती है, मतलब भारत में प्रवेश करती है, वहाँ पे कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत। ये भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है ये नामचा बरवा पर्वत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है ये। तो नामचा बरवा हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने देख लिया हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन देख लिया, प्रदेश के आधार पर देख लिया। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन कीजिए, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य का मतलब लॉन्गिट्यूडनल। तो अनुदैर्ध्य वाले में हम देख लेते हैं कि ये हिमालय का जो अनुदैर्ध्य विभाजन है वो कैसा है। देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से जो है बांटा गया है। आप देखिए ये आपका पठार हो गया, पठार का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये तिब्बत यानी कि ये इधर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इधर यूरेशियन प्लेट है, ये हो गया आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई। और इधर जो आपका ये क्षेत्र कौन सा हो गया, यहाँ पे जो आपका है ये इंडियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई है। जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट में जाएगी और ये क्या होगा, छेपड़ हो जाएगा, यानी कि ये प्लेट जो है नीचे धंस जाएगी। इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, जब दो प्लेटें एक दूसरे में ऐसे प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, खाई बन जाती है। ये हमने सब कहाँ देखा था, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी पढ़ी थी वहाँ हमने ये सब समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, खाई बन जाएगी, यानी कि द्रोणी बोलते हैं इसको, है द्रोणी, हिंदी में बोलते हैं द्रोणी और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच। तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे द्रोणी को दिखाया गया है। इसके बाद कौन सी श्रेणी मिलती है हमको, शिवालिक, यानी कि SH का मतलब शिवालिक हिमालय हो गया। LH का मतलब लेसर हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय इसको हिंदी में बोलते हैं। और GH का मतलब ग्रेटर हिमालय, यानी कि वृहत हिमालय। तो 3 श्रेणियां यहाँ पे मुख्य रूप से मिलेंगी हमको। अब इन तीनों श्रेणियों के जो है क्षेत्र देख लीजिए। यहाँ पे ये पहला ये आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं HFF, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। फिर दूसरा क्या, MBF, MBF का मतलब क्या हुआ, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
फिर तीसरा है MCTZ। MCTZ का मतलब क्या हो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। फिर अगला क्या है ITSZ, यानी कि इंडस, आई का मतलब इंडस और इसको बोलते हैं सांगपो शूटर जोन। ठीक है, तो ये आपको ये बाउंड्री लाइंस का आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब आगे लिखेंगे कि शिवालिक हिमालय कहाँ से कहाँ के बीच पाया जाता है, तो हमको लिखेंगे वहाँ पे कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से मेन बाउंड्री फॉल्ट के बीच जो है शिवालिक हिमालय स्थित है। फिर ऐसे है मध्य हिमालय लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे MBF और MCTZ के बीच में पाया जाता है। फिर ग्रेट हिमालय में लिखेंगे तो MCTZ और ITSZ के बीच में पाया जाता है। इस तरह से अपना लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है थोड़ा टेक्निकल भी होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ITCZ का मतलब क्या होता है, MCTZ का मतलब क्या होता है, MBF का मतलब क्या होता है और HFF का मतलब क्या होता है। अगर आपका प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पे अपना एक चित्र जरूर बनाना है। चित्र नहीं बनाएंगे तो आप को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको है। चित्र बनाने के समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चित्र बनाने के समय जो चोटियाँ जब बनाइएगा तो चोटियों की खास बात ये रहेगी कि जो इधर के ढाल रहेंगे, यानी कि जो दक्षिणी हिस्से का ढाल रहेगा, मान लो ये नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा। ठीक है, तो जो दक्षिण का जो ढाल होगा ये, यानी ये क्षेत्र होगा, वो अधिक खड़ा होगा कंपेयर टू नॉर्थ के। क्यों? क्योंकि इधर से फोर्स लग रहा है, इसलिए जो है ये प्लेट इधर मूव कर रही है, इसलिए जिधर की ओर प्लेट मूव कर रही है उधर का ढाल जो होगा वो खड़ा होगा। तो हमेशा जब चित्र बनाइएगा तो जो दक्षिणी ढाल है वो खड़ा रखिएगा और जो उत्तरी ढाल है उसको हल्का स्लोपी, यानी कि कम खड़ा रहेगा, मंद ढाल रहेगा। चित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो गलती कर दिया, आपने इधर का ढाल ऐसे कर दिया और इधर का ढाल खड़ा कर दिया तो गलत हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे और टीचर इस चीज़ को वहाँ पे जरूर नोटिस करेगा। ऐसे ही इसमें इनमें ये खड़ा रहेगा, ये कम खड़ा रहेगा, इसमें ये खड़ा रहेगा ढाल और ये कम खड़ा रहेगा ढाल। ठीक है, और आपको बाद में क्या कर देना है, जो शिवालिक हिमालय है उसके यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग जहाँ होगी वहाँ पे HF यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट होगी और MBF उसके बीच में होगा। इन दोनों के बीच में हिमालय हिमालय होगा। MBF और MCTZ के बीच में लेसर हिमालय होगा। MCTZ और ITSZ के बीच में ग्रेटर हिमालय होगा और उसके बाद कौन होगा, तिब्बत का जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जो द्रोणी एरिया है, यहाँ पे क्या है, नदियों ने क्या किया है, निक्षेपण किया है अपने साथ, जो मिट्टी उट्टी लेके आती है, जमाव लेती है, जलोढ़ मृदा का यहाँ पे क्या करती है, निक्षेपण करती है, जिससे क्या यहाँ पे निर्माण हो जाएगा समय के साथ साथ। यहाँ पे जो है मैदानों का निर्माण हुआ है। जैसे आप देखते हुए होंगे उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश वगैरह बसे हुए हैं, वो इसी क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वो कहाँ पे हैं, वो द्रोणी क्षेत्र में ही मृदा के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं इसको लिखना कैसे आपको है। तो प्रश्न आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, हिमालय पर्वत की संरचना और उच्चावच के बारे में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी आएगा, पिछले वर्षों के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया होगा कि हिमालय पर्वत की जो है संरचना और उच्चावच के बारे में टिप्पणी कीजिए, विस्तार से बताइए, ऐसे पूछा सकता है। तो हमें दो क्वेश्चनों को ध्यान में रखने लेके चलना पड़ेगा कि पहले हमको बताना पड़ेगा हिमालय की संरचना कैसी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर दूसरा उच्चावच। उच्चावच का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाइयाँ जो पाई जाती हैं, यानी कि जो महान हिमालय उसकी ऊंचाई क्या है, फिर मध्य हिमालय उसकी ऊंचाई क्या है, फिर शिवालिक हिमालय है उसकी ऊंचाई क्या है। तो मुख्य रूप से हमें दो क्वेश्चंस को इसमें फोकस करके चलना पड़ेगा कि संरचना कैसी है और उच्चावच कैसा है। और पिछले वर्षों के क्वेश्चन में उठा के देखेंगे, चाहे बिहार का ले लो, चाहे यूपी का ले लो, चाहे UPSC का ले लो, किसी भी में उठा के देखेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक दो साल छोड़ के ये पूछा ही जाता है। चलिए देख लेते हैं संरचना के बारे में। तो संरचना में क्या है, तो संरचना की खास बात क्या है, हमको पता है ये कैसे पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। वलित का मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, और ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। ठीक है, अगला क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, व्युत्क्रमण भ्रंश पाए जाते हैं। तो बहुत प्रकार के जो ट्रेंच पाए जाते हैं, टूट फूट जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इससे क्या होता है, इसमें भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो इसमें दूसरी खास बात क्या है, व्युत्क्रमण भ्रंश पाए जाते हैं। फिर अगली खास बात क्या है, नापे या ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड का मतलब क्या होता है, यह हिस्सा ऐसे है और यह हिस्सा ऐसा है, बीच से टूट गया
और टूट करके वो अलग हो गया, यानी कि ऐसे अपने स्थान से वो हट गया, या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रीवा खंड, यानी कि टूट करके अलग हो जाना, अपने स्थान से विस्थापित हो जाना, इसी को बोलते हैं नापे या फिर ग्रीवा खंड। फिर अगली खास बात क्या इनकी है, जो ये कायांतरित चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि चट्टानों पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इससे क्या है, जो अवसादी चट्टानें हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, कायांतरित, दूसरे रूप में, यानी कि बदल जाना, इसको बोलते हैं कायांतरित। तो कायांतरित चट्टानों की इसमें क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। अगला क्या है, महान हिमालय में जो है कायांतरित व आग्नेय चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। जो महान हिमालय है यानी ग्रेटर हिमालय होगा, उसकी खास बात क्या है, वहाँ पे आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गहराई तक वो गई हुई है, नीचे गर्मी इतनी ज़्यादा है, तापमान इतना अधिक होता है। जैसे मान लो अगर ये हिमालय बना है, मान लो तो 3 श्रेणियाँ बनेगी। एक तो ये शिवालिक हो गई, फिर इसके बाद मध्य हिमालय हो गया, फिर तीसरा क्या होगा, ग्रेटर हिमालय। तो जो हिमालय जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक गहराई में भी ये हिमालय की जड़ होती है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, जितना नीचे अधिक होगा, अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है इधर से, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो चट्टानें हैं काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। ऐसी चट्टानें जो हैं नीचे तापमान के प्रभाव में क्या हो जाएंगी, वो आग्नेय चट्टानों में बदल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। फिर ऊपर भी क्या होता है, जो अवसादी चट्टानें हो वो किसमें ताकत यानी कि दबाव और तापमान के प्रभाव में आकर के क्या हो जाती हैं, वो कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। इसीलिए जो ग्रेटर हिमालय है उसमें मुख्य रूप से जो है आग्नेय चट्टानें भी हैं और कायांतरित चट्टानें भी हैं। आगे क्या है, शिवालिक हिमालय जो है, यानी कि जो सबसे दक्षिण भाग में बनती है, यानी कि 3 हिमालय श्रेणियां हैं ये ऐसे ऐसे। तो शिवालिक कौन सी हुई, ये शिवालिक हुई। तो शिवालिक हिमालय है वो कैसे बना हुआ, असंगठित पदार्थों से बना हुआ, ये खास बात है। तो शिवालिक हिमालय की खास बात क्या है, वो असंगठित पदार्थों से बना हुआ है। अत्यधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, तो जहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लेटें मूव हो रही हैं, तो आए दिन अक्सर आपने देखा होगा इस क्षेत्र में भूकंप तो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक कैसा है, भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है ये। चलिए अब हम देख लेते हैं बारी बारी से जो प्रमुख श्रेणियां हैं उनके उच्चावच, यानी कि उच्चावच का मतलब कितनी ऊंचाई का क्षेत्र है। तो उच्चावच में हम मुख्य रूप से उच्चावच पे फोकस करेंगे। तो पहला है, हम महान हिमालय से स्टार्ट करते हैं, यानी कि महान हिमालय से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मध्य हिमालय आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, शिवालिक आएगा, फिर पूर्वी हिमालय आएगा। तो महान हिमालय देख लेते हैं। तो यह हिमालय की सबसे उन्नत, अविच्छिन्न यानी कंटिन्यूअस यानी लगातार है, एवं सुदूर उत्तरी श्रेणी में है, क्योंकि उत्तर में है ना, नॉर्थ इधर ही है ना, इधर साउथ है, तो सुदूर उत्तर में है ये। इसका अभ्यंतर का मतलब ये होता है आंतरिक भाग। तो आंतरिक जो क्षेत्र है, अब इसका अभ्यंतर आर्कियन सैलों में कौन सी सैलें पाई जाती है, मुख्य रूप से ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि से ये बना हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है। तो आपको ये याद करके लिखना ही पड़ेगा आपको उत्तर में अपने, कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर से अधिक। परंतु यहाँ अनेक ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है, 8000 मीटर से भी अधिक है। जैसे हमने अभी देखा था नंगा पर्वत वगैरह, और माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी भाग में पाई जाती है, यानी कि महान हिमालय में। माउंट एवरेस्ट जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में उसका नाम अगर हम पूछे क्या होता है तो उसका नाम है सागर माथा। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, आपको पता ही होगा ये। अन्य प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन सी यहाँ पे मुख्य जो चोटियां हैं जो महान हिमालय में स्थित हैं। तो पहली है चो ओयू है, यानी कि ऐसी चोटियां हैं जो लगभग 8000 मीटर के आसपास हैं, उससे बड़ी हैं। मकालू हो गई, धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा इत्यादि। इस पर्वत श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। अब हमको यानी उच्चावच के साथ साथ यहाँ पे क्या बताएंगे हम, यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं। दर्रे का इस्तेमाल क्या होता है, दर्रे का इस्तेमाल आवागमन के लिए होता है, यानी परिवहन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो है दर्रों का इस्तेमाल होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख दर्रा है बुर्जिला, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है पीटी में कि बुर्जिला दर्रा कहाँ है। फिर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात कर रहे थे, बाराला, चापाला, सिपकीला। अगला उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो थागाला, नीतीला, लिपुलेखला। ला का मतलब होता है पास, पास का मतलब दर्रा, ठीक है, पास होता है, ला का मतलब पास।
फिर सिक्किम का प्रमुख नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे बुमला हो गया, बोमडीला हो गया, ये वहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। तो इन दर्रों को आप याद रखिएगा क्योंकि पीटी में भी इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और साथ में अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपको ये लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे अगली खास बात क्या है, यहाँ पर्वत श्रेणी जो है अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पे हैं, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। तो यहाँ पे जो अधिकांश जो पर्वत हैं उनके जो चोटियाँ हैं उनकी वो वर्ष भर क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी मुख्य हिमानियों की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र यानी ग्रेटर हिमालय में जो पाई जाने वाली मुख्य हिमानी क्षेत्र हैं तो गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, मिलांग हो गया, यमुनोत्री यहाँ से यमुना निकलती है, जेमू हो गया, ये मुख्य यहाँ की हिमानी हैं। ठीक, ग्लेशियर क्षेत्र जो होते हैं। फिर यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य जो कौन कौन से जो है पर्वत श्रेणियाँ जो है महान हिमालय में जो है स्थित हैं। तो आप देखेंगे धौलागिरी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,172 मीटर। फिर अन्नपूर्णा उसके बाद आती है, फिर मनासलू आती है, फिर गौरी शंकर आती है, एवरेस्ट आती है, मकालू आती है, कंचनजंगा आती है। तो कभी कभी तो इसको बोलता है कि पश्चिम से पूर्व लगाएं, स्थापित करें, ऐसे भी पूछ सकता है पीटी में। और आप मेंस का अगर एग्जाम लिख रहे हैं, ऑप्शनल पेपर है आपका, तो इस तरह का आपको डायग्राम बना के लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि महान हिमालय की जो है प्रमुख जो है कौन कौन से जो है पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, पर्वत चोटियाँ हैं ये। तो आपको अगर इस तरह से अगर मैप बना करके आप अपना आंसर लिखेंगे तो जाहिर सी बात अन्य लोगों से जो खाली लिख करके आएंगे उनसे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मतलब भूगोल में यही खास बात है, जो मैप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा और लिखने पर कम ध्यान देगा उसको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्री के हिसाब से और मेन दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गया। अगला क्या आपका है, अगला हमारा आया कौन सा, मध्य हिमालय, यानी कि अब इसके बाद का। तो हमको पता है पहला हो गया ग्रेट हिमालय, इस चीज़ को फिगर को हमेशा याद रखें माइंड में। फिर दूसरा आएगा क्या, मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय की हम बात करेंगे। तो मध्य हिमालय तो यह आप बताएंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यह मुख्यतः MCT तथा MBF के मध्य स्थित है। तो हमने देख लिया था ये क्या, MCT क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इसके बीच में क्या पाया जाएगा, मध्य हिमालय स्थित है। इसमें जो है प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो पीर पंजाल मिलेगी, धौलाधर है, नागडिब्बा है, मसूरी है और महाभारत पर्वत श्रेणी प्रमुख है। महाभारत पर्वत श्रेणी भी इसमें इसी भाग में यानी मध्य हिमालय में ही वो स्थित हैं। कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी है सबसे लंबी व महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र की। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, झेलम तथा व्यास के मध्य पाया जाता है। तो कभी कभी पीटी में पूछा जाता है कि पीर पंजाल श्रेणी का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो झेलम नदी और जो व्यास नदी है उसके बीच में जो है पीर पंजाल श्रेणी जो है पाई जाती है। फिर आगे देख लेते हैं बनिहाल पास, यानी जो बनिहाल दर्रा है, तो बनिहाल पास से जम्मू श्रीनगर यानी कि जम्मू को श्रीनगर सड़क निर्माण का कार्य किया गया है। यानी कि बनिहाल पास के माध्यम से आप जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं वाया रोड। पीर पंजाल श्रेणी से जो है जवाहर टनल कश्मीर घाटी भाग को भारत के प्रमुख भाग से जोड़ती है। तो कभी कभी पूछा था है पीटी में कि पीर पंजाल श्रेणी जो है कहाँ से, पीर पंजाल श्रेणी में कौन सी जो है टनल पाई जाती है। तो ऐसा पूछ सकता है कि जवाहर टनल कहाँ स्थित है। तो जवाहर टनल जो है कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और जो क्या करती है, कश्मीर घाटी को जो है मुख्य भारत से जोड़ती है, यानी कि भारत के अन्य भागों से इसको जोड़ती है, इकलौता रास्ता है ये। फिर मध्य हिमालय में ही प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल हैं, यानी कि जो टूरिज्म के जो प्रमुख स्पॉट्स हैं वो कहाँ स्थित हैं, मुख्य रूप से मध्य हिमालय में ही स्थित हैं वो। जैसे कि बात करते हैं शिमला की बात हो गई, हिमाचल प्रदेश की जो की राजधानी हो गई, चैल हो गया, रानी खेत हो गया, चक्राता हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, गैंगटोक हो गया, कालीपोंग हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ये मध्य हिमालय में ही सारे टूरिज्म स्पॉट स्थित हैं। फिर लघु हिमालय की औसत ऊंचाई देख लेते हैं कितनी है। तो लघु हिमालय जो है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 2500 से लेकर के 3500 मीटर। तो ये उसका औसत ऊंचाई हो गया। तो ये औसत ऊंचाई आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बात हो रही है उच्चावच की। चलिए अब जो तीसरी आपकी बची
तो हमने अभी तक देखा क्या, पहला देखा ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद हमने देख लिया मध्य हिमालय। अब बात करेंगे हम शिवालिक हिमालय, यानी इसकी बात करेंगे SH। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय जो है तो ये क्या है, सबसे दक्षिण में है। इसे वाह हिमालय भी कहते हैं, ये बाहर है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसे वाह हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो कितनी है, 600 से लेकर के 1200 मीटर है। इसका दक्षिणी ढलान कैसा है, इसका जो दक्षिण का ढलान, यानी कि मान लो ये पर्वत श्रेणी है तो इसकी दक्षिण का ढलान मतलब इधर इस साइड की बात हो रही है, तो इसका जो दक्षिण का ढलान है वो कैसा होगा, तीव्र होगा। और बात दूसरी जो उत्तर ढलान है वो कैसा होगा, वो मंद होगा। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स जो है इधर से लग रहा है, जिसके कारण इधर का जो ढाल होगा वो अधिक खड़ा होगा कंपेयर टू इसके जो उत्तर का ढाल होगा उसके कंपेयर में। फिर इसमें अनेक घाटियां हैं जो मैदानी भाग को क्या करती हैं, मध्य हिमालय से जोड़ती हैं। यानी कि जो आपका ये मध्य हिमालय यानी कि जो लेसर हिमालय है, मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय में अगर किसी को जाना है, यहाँ पे मैदान है, इधर इधर क्या होगा आपका मैदान होगा। तो मैदान की कोई व्यक्ति को अगर जाना है, ट्रैवल करके जाना है, अगर जाना है कहाँ जाना है, मध्य हिमालय, तो उसके पहले क्या है, शिवालिक हिमालय को पार करना पड़ेगा। तो इस शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों के रास्ते से होकर के यहाँ पे व्यक्ति पहुँचेगा। तो इन्हीं घाटी वाले जो क्षेत्र होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, दून या फिर कोट द्वार कहते हैं। द्वार का मतलब दरवाजा, जहाँ पे क्या है मैदान से कोई व्यक्ति जो है मध्य हिमालय जा सके। तो कभी कभी पूछ सकता है कि दून क्या है, तो दून क्या होते हैं, जो मैदान को मध्य हिमालय से जोड़ते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, दून या कोट द्वार कहते हैं। ठीक है, दून बोल सकते हैं या फिर द्वार कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कोट द्वार भी कहा जाता है। तो अगली बात हमने देख ली क्या, कि मैदानी भाग को मध्य हिमालय से जोड़ता है, उनको क्या बोलते हैं, दून या कोट द्वार, जो क्या है घाटियां हैं। फिर आगे देख लेते हैं, जो यह पर्वत श्रेणी है, यानी कि जो शिवालिक की बात हो रही है, तो यह पर्वत श्रेणी कैसी है, गोलाश्म तथा मृत्तिका के जमाव से बनी है। वह इसमें असंगठित पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। यानी यहाँ पे जो है असंगठित पदार्थ हैं, यानी कि जो पदार्थ हैं उनमें आपस में जुड़ाव बहुत कम है, अतः अपरदन से प्रभावित है। अब कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा, ऐसी चट्टान होगी जो असंगठित पदार्थों से बनी हुई है, तो उसमें पानी का प्रभाव क्या होगा, पानी के साथ वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, यानी उनका अपरदन हो जाएगा। शिवालिक हिमालय को स्थानिक नामों से जाना जाता है, यानी कि स्थान विशेष पर भी इनके स्थानीय नाम भी बोलते हैं इसको। तो डफला बोलते हैं, अबोर बोलते हैं, मिरी बोलते हैं, मिशी बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, इनके स्थानिक नाम हो गए। किसके स्थानिक नाम हो गए, ये शिवालिक हिमालय के। अब हम देख लेते हैं पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय को देख लेते हैं। तो पूर्वांचल हिमालय क्या हो गया आपको, जो म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया हो गया, म्यांमार, यानी कि ये आपको ऐसे पर्वत श्रेणियाँ हो गई और ये जाकर के ऐसे मुड़ जाती हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कौन सा देश है, म्यांमार हो गया। यहाँ पे आपको पता है नागालैंड है, मणिपुर है, ये सारे यहाँ पे जो हैं, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, तो वो इसी क्षेत्र में जो है स्थित हैं। तो हम पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे हैं, यानी जो इस तरह जो है फैले हुए हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में लगभग फैले हुए हैं, या फिर उत्तर पूर्व से बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा में ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो पूर्वांचल हिमालय में देख लेते हैं। यह भाग क्या है, म्यांमार तथा भारत के मध्य क्या सीमांत का कार्य करता है। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ जो हैं कौन सी है, पटकाई बूम होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेणियाँ, अक्सर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। नागा हिल्स, नागा हिल्स कहाँ मिलेगा, नागालैंड में। मिजो हिल्स कहाँ मिलेगा, मिजोरम में। और मिजो हिल्स का दूसरा नाम क्या है, लुसाई की पहाड़ियाँ। तो पीटी में की दृष्टि से भी ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। नागा की सबसे ऊंची की चोटी बात करते हैं तो वहाँ पे सारामती एक चोटी है, यानी सारामती पीक। तो नागालैंड जो है, नागा की यानी कि नागा हिल्स जो हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करता है कोई पूछेगा कौन से है, तो सारामती है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 3826 मीटर। फिर मिजो हिल्स में बात करते हैं तो मिजो हिल्स में क्या है, ब्लू माउंटेन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 2164 मीटर। तो कभी पूछ सकता है आपसे कि ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्व भारत में है। या फिर पूछ सकता है किस जिले और किस स्टेट में है ब्लू माउंटेन्स, तो मिजोरम में है। या फिर पूछ सकता है मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ब्लू माउंटेन है।
फिर यह पर्वत श्रेणियाँ जो है भारत तथा म्यांमार के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो जल विभाजक क्या होता है, जहाँ से वाटर को डिवाइड कर देने की कोई पर्वत श्रेणी है तो इधर का पानी इधर जाएगा और इस क्षेत्र के इधर का पानी जो है इधर जाएगा, इसको बोलते हैं जल विभाजक। ठीक है, जल का विभाजन कर देना। फिर यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो ये चट्टानें कैसी हैं, ये अवसादी यानी कि जो यहाँ पे जो श्रेणी पाई जाती है पूर्वांचल हिमालय, उसके वो किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इनमें जो है मुख्य रूप से बलुआ पत्थर जो है, चूना पत्थर है, उसकी क्या है प्रधानता पाई जाती है। और इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1800 मीटर है। तो ये खास बात क्या होगी, इनकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, 1800 मीटर। फिर एक होता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या होता है, जो देखिए ये आपका हो गया ग्रेटर, फिर मध्य, फिर शिवालिक। ट्रांस इधर है आपका तिब्बत हो गया, ये तिब्बत का क्षेत्र हो गया। ट्रांस हिमालय का मतलब ये हो गया कि हिमालय, इसको हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय। ठीक है, तो जो ग्रेट हिमालय, जो आपका ये ग्रेट हिमालय हो गया, तो ग्रेट हिमालय के जो उधर उत्तर में यानी इस साइड में जो भी पर्वत श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो अगर पूछा है कभी आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, जो ग्रेट हिमालय के जो उत्तर का क्षेत्र है उसी को ही बोलते हैं ट्रांस हिमालय। नाम से स्पष्ट है, ट्रांस का मतलब हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय। पार हिमालय तो किसके पार है ये है जो आपका ग्रेट हिमालय, जो वृहत हिमालय है उसके पार है, उसके बाद का जो हिमालय है उसी को क्या बोलते हैं, पार हिमालय। ठीक है, यहाँ पे जैसे लद्दाख वगैरह जो एरिया है वो इसी ट्रांस हिमालय वाले भाग के ही में आते हैं ये। चलिए, आपको आज आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। पूरा हमने देख लिया हिमालय पर्वत की भू आकृति के बारे में, और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा। और जियोग्राफी ऑप्शनल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फुल, तो हमारे जो है पेड ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेड ग्रुप क्या होगा, आपका नंबर है 8860558530। पेड ग्रुप में जुड़ेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको डेली का टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये पढ़ाई करनी है इस दिन, और आपको फिर इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, PDF नहीं मिलेंगी इसकी नोट्स की। साथ ही में जो है इसमें टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी आपको। तो आपको अगर जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप से संबंधित। चलिए, फिर आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।